Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, students. Shahid Ali, your MD CAT biology teacher. Today we will discuss about the new lecture of बायोएनर्जेटिक्स, जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. बायोएनर्जेटिक्स 1 को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें लर्निंग आउटकम्स स्पेशली फोटोसिंथेसिस, जिसके डिफरेंट फेजेस, लाइट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, देन फॉस्फोराइलेशंस at various levels and various types, then role of light, water, carbon dioxide, factors affecting the rate of photosynthesis, then aerobic and anaerobic respiration along with different phases. इन चीज़ों को यहाँ डिस्कस किया जाएगा. तो सबसे पहले बायोएनर्जेटिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप. एनर्जी के रिलेशनशिप्स क्या क्या हैं, एनर्जी जो है ना वो किस फॉर्म में आएगी. सोलर एनर्जी है, सोलर से केमिकल एनर्जी है, केमिकल से काइनेटिक एनर्जी है. तो एनर्जी रिलेशनशिप्स हैं. और इसकी कन्वर्जन, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन के एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है ना उससे कितनी एनर्जी, कितने मॉलिक्यूल एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और इसी तरह से एरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक यूकैरियोटिक सेल में कितने कितने मॉलिक्यूल्स एटीपी के रिलीज़ हुआ करते हैं. देन फोटोसिंथेसिस, इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन. इक्वेशन में वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये हाइड्रोजन आकर ऐड होगी पानी से, तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी. और चूँकि पानी से हाइड्रोजन निकला, इसलिए पानी की ऑक्सीडेशन हो जाएगी इनटू द ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. तो ये इसकी जनरल सी डेफिनेशन. तो वाटर इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जो कि खुद बजाते खुद ऑक्सीडाइज हो जाया करता है. डेफिनेशन, एनर्जी पुअर ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स. तो सनलाइट इसके दौरान इस्तेमाल होती है. फोटोसिंथेसिस की मौजूदगी जो है ना वो दरकार होती है, जिसमें रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है. देन ये वही जो एटम्स हैं, इन एटम्स जो रिएक्टेंट्स हैं उसके एटम्स का मूवमेंट यहाँ पे दिखाया गया. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्टेंट्स हैं. प्रोडक्ट्स में ये तीन चीज़ें हैं, पानी है, कार्बोहाइड्रेट है और ऑक्सीजन है. तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बेसिकली सारी की सारी इधर इस्तेमाल हो रही है कार्बोहाइड्रेट में, साथ में इसकी ऑक्सीजन प्रोडक्ट वाली साइड पर जो पानी बनता है उसमें भी जाएगी. पानी जो है इसका हाइड्रोजन डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट वाली साइड पे जाएगा, और साथ में जो इसकी ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के तौर पे रिलीज़ हुआ करती है. देन यहाँ अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, साथ में लाइट है. जबकि जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जो कि ट्रायोज की फॉर्म में है, असल में ट्रायोज ना कि डायरेक्टली का ग्लूकोज बना करता है जो कि बाद में बनेगा. ऑक्सीजन एंड वाटर, वाटर का स्टेटस दोनों साइड पे है, लेकिन रिएक्टेंट साइड पे ये चूँकि ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, प्रोडक्ट साइड पे कम बनते हैं, इसलिए अगर हम नेट देखें ना पानी का रोल, तो पानी रिएक्टेंट साइड पे ही नेट यूज़ होता है, प्रोडक्ट साइड पे नेट यूज़ नेट गेन नहीं आती इसकी. तो ये पानी के एतबार से ज़रा यहाँ पे बात आ जाएगी. देन रोल ऑफ वाटर इन द फोटोसिंथेसिस. वैन नील जो है ना उसने पहली बार ये बताया कि पानी जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, और उसकी वजह एक एनालॉजी उसने देखी, एक एनालॉजी उसने देखी फंक्शंस में, वो ये कि बैक्टीरिया पानी इस्तेमाल नहीं करते, हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करते हैं और सल्फ़र रिलीज़ करते हैं. प्लांट्स इसकी जगह पानी इस्तेमाल करते हैं, H2O, और हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S. तो अब ऑक्सीजन क्यों रिलीज़ हो रही है? ज़ाहिरी बात है ये पानी से ही आ रही है, लेकिन 1930s में उसने ये बात
की तो सही, लेकिन इसको कंफर्मेशन ना मिल सकी। इसकी कंफर्मेशन जाकर 1940s में अदर्स जो है ना साइंटिस्ट उन्होंने की, जिसमें आइसोटोप्स की डिस्कवरी का बड़ा अहम किरदार रहा, जो कि ट्रेसर के तौर पे काम करते हैं आइसोटोप्स। तो ऑक्सीजन का एक आइसोटोप और 18 एटॉमिक वेट वाला जो है ना उसका इस्तेमाल किया गया, और लेबॉर्ट्री के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाई गई इसी सेंस में, और पानी जो है ना वो भी इसी सेंस में वहाँ बनाया गया रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करके। और एक्सपेरिमेंट जो है ना उसको प्रोसीड किया गया। तो दो कंडीशंस यहाँ पे लगाई गई। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर यहाँ पानी आइसोटोपिक ऑक्सीजन वाला इसको इस्तेमाल किया गया, और रिएक्शन में देखा गया कि आइसोटोपिक ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर आई, किसी दूसरी चीज़ के अंदर देखने को नहीं मिली। वाइस वर्सा में भी ऐसा ही हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आइसोटोपिक ऑक्सीजन रखती थी, और ये अब आइसोटोपिक ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं आई बल्कि कार्बोहाइड्रेट और पानी के अंदर गई। तो यहाँ इस ऑब्जर्वेशन से ये कंफर्म हुआ कि पानी ही बेसिकली एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन देने वाला है। देन रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा रिएक्टेंट है जिसके बगैर जाहिर बात है रिएक्शन नहीं होगा, और ये डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, जबकि लाइट रिएक्शन जो है ना उसमें सिर्फ पानी ही इस्तेमाल हुआ करता है। एक तो ये कंसर्न है कि लाइट रिएक्शन उसमें सिर्फ पानी रिएक्टेंट इस्तेमाल होगा, दो ही रिएक्टेंट हैं, और डार्क रिएक्शन जो है ना उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगी। फिर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो खुश्की पर पौधे पाए जाते हैं ये हवा से लेंगे, जो कि 0.03% टू 0.04% है, जबकि सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स पानी में हलशुदा कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और यहाँ सॉल्युबल बाइकार्बोनेट होते हैं, इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स होते हैं। ये थोड़ा सा उलट लिखा गया, तो इस चीज़ को आप देखिएगा। देन कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर आएगी कहाँ से? तो एक ही रास्ता है, स्टोमेटा, और स्टोमेटा पूरे पत्ते का जस्ट 1 to 2% बनाते हैं, जस्ट। लेकिन ये सारी की सारी गैसियस एक्सचेंज का सबब बनते हैं, और रिदमिकली ओपन होते हैं, रिदमिकली। दिन को खुलेंगे, रात को पार्शली बंद हो जाएंगे, पार्शली, नॉट कम्प्लीटली बट पार्शली, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रिलीज करनी है ना रात में। और देखा गया कि ये दोनों बातें अंडर क्लॉक हैं, पौधे के जीन के अंदर भी शामिल हैं कि स्टोमेटा कब खुलने और कब बंद होने हैं। देन फोटोसिंथेसिस होती कहाँ कहाँ है? 10% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस ये खुश्की पर है, और बाकी की 90% जो है ना ये पानी के अंदर हो रही है बाय द बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। फिर आगे लाइट के बारे में बात की गई। सूरज से आने वाली जो रोशनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है या रेडिएशंस हैं, जो कि वेव्स और फोटॉन्स, पार्टिकल दोनों फॉर्म में होती हैं, दोनों तरह बिहेव करती हैं। तो वो जितनी भी लाइट वहाँ से आ रही है ना उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसका थोड़ा सा पार्ट विजिबल है, बहुत थोड़ा सा पार्ट हमारी आँखों को सेंसिटाइज कर सकता है, जिसे हम देख सकते हैं। और जो लाइट हम देखते हैं ना वो बेसिकली कलर्स की फॉर्म में हमें दिखाई देती है। और एक और अहम बात कि जो लाइट हम देखते हैं वो लाइट डिसअपियर हो जाती है, जो लाइट कोई भी पिगमेंट भी एब्जॉर्ब करता है वो डिसअपियर हो जाता है। आगे देखते हैं ज़रा, टोटल जो इसका दुनिया पर लाइट फॉल करती है उसका जस्ट 1% जो है ना वो एब्जॉर्ब होता है, बाकी का 99% रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट हो जाया करता है। अगली अहम बात कि विजिबल लाइट में जब हम लाइट एनर्जी रेड लाइट और ब्लू लाइट बराबर मिकदार में देते हैं, यही दो लाइट्स ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस करवाती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं दो लाइट्स को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में जो सबसे बड़ा पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं वो एब्जॉर्ब करता है, बाकी के कम जो है ना इस्तेमाल होने वाले बाकी की लाइट्स या यही लाइट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल यहाँ कहा यह गया कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होने वाली रेड और ब्लू लाइट्स में एब्जॉर्ब ज़्यादा ब्लू होती है, लेकिन अगर हम दोनों बराबर मिकदार में दें
तो रेड में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। ये एक जनरल परसेप्शन है कि जब भी बराबर मिकदार में फोटोसिंथेसिस के लिए हम देंगे रेड और ब्लू लाइट, तो दोनों में से ब्लू में रेड में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये वो स्पेक्ट्रम जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये टोटल ओवरऑल स्पेक्ट्रम है सूरज से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें अल्फ़ा बीटा गैमा रेज़ हैं, एक्स रेज़ हैं, अल्ट्रा वायलेट है, और उसके बाद ये विजिबल स्पेक्ट्रम का छोटा सा पोर्शन जो कि हम पहले बात करके आए 380 to 750 नैनोमीटर तक चलता है, और उसके बाद IR, देन आगे माइक्रोवेव और आगे रेडियो वेव्स पाई जाती हैं। यहाँ एक और एंगल से चीज़ों को दिखाया गया कि मुख्तलिफ जो कलर हैं उनके साथ मुख्तलिफ वेवलेंथ, और हर एक के साथ एनर्जी भी है। जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी एनर्जी कम होती है। ये सारी लाइट्स मिलकर वाइट लाइट बनाई रही हैं। हम इसको स्पेक्ट्रम में से गुजारें तो हर लाइट अपने अपने एंगल पर डेविएट होकर एक ख़ास कलर जो है ना वो प्रोवाइड किया करती है। देन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। हम अभी आगे देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में दो किस्म के जो है ना पिगमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। एक क्लोरोफिल है और एक एसेसरी है, इजाफी है। क्लोरोफिल मेजर पिगमेंट है, बुनियादी पिगमेंट है, जो कि बुनियादी तौर पे रेड और ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है। जो हम पहले भी बात करके आए, सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये उनकी वेवलेंथ भी लिखी गई है। जबकि विजिबल स्पेक्ट्रम में एनर्जी चूँकि चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो बाकी के पिगमेंट्स भी अल्लाह ताला ने रखे, कुदरत ने रखे, ताकि बाकी जो है एनर्जीज़ को भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करवा लिया जाए, ताकि हेल्पिंग हैंड जो है ना वो भी साथ में बन जाए। तो ये कैरोटीनॉइड, वॉयलेट ब्लू और उसके अलावा बाकी के कलर्स जो है ना, बाकी के लाइट्स जो है ना उसको भी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं, जो कि 430 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर के दरमियान रेंज करते हैं। देन एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक ग्राफ है बेसिकली, वो ग्राफ अगर हम एब्जॉर्प्शन के, क्लोरोफिल ने कौन सी लाइट, इस तरह से उसने ब्लू लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, उसके बाद आगे चलता गया तो उसने इस तरह से रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया। इसे मैं एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ। ब्लू लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, रेड लाइट कम एब्जॉर्ब होती है। अब यहाँ देखिएगा, ये दो पहाड़ से बने, इसमें इस पहाड़ की पीक जो है ना वो नैरो है, इसी तरह इसकी भी पीक नैरो है, लेकिन दरमियान में जो वैली आ रही है ये डीप भी है और वाइड भी है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, डिफरेंट पिगमेंट्स ने कौन सी लाइट कितनी एब्जॉर्ब की, जो इस चीज़ को बताएगा उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अच्छा जी, तो इसमें अलोंग वाई एक्सिस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज़ गिवन, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम में, यानी कि यहाँ वाई एक्सिस इस तरह से अगर हम देखें इस तरह से, तो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इस तरह से, तो यहाँ ये एब्जॉर्प्शन कितनी एब्जॉर्प्शन हुई है इस चीज़ को शो कर रहा है, और इधर वेवलेंथ को शो किया जाता है। इसी तरह से एक्शन स्पेक्ट्रम क्या बताएगा, एक्शन स्पेक्ट्रम ये बताता है किस पिगमेंट ने कितनी फोटोसिंथेसिस की, किस वेवलेंथ ने कितनी फोटोसिंथेसिस की। तो यहाँ इस तरह से ये ऐसे आ जाएगा बिलफर्ज, ये इस तरह से बिलफर्ज अगर हम देखें तो ऐसे चलता हुआ ऐसे। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ फोटोसिंथेसिस हुई, यहाँ भी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुई, लेकिन यहाँ फोटोसिंथेसिस इस एरिया में फोटोसिंथेसिस कम हुई, इन एरियाज़ में फोटोसिंथेसिस कम हुई। क्लोरोफिल तो यहाँ एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा लाइट, तो अब फोटोसिंथेसिस क्यों हो गई यहाँ पे, इसलिए कि यहाँ अदर पिगमेंट्स भी मौजूद हैं, या अभी हम आगे भी बात देखते हैं। अच्छा, इसकी पीक्स आप देखिएगा ब्रॉडर होंगी और वैली इतनी डीप नहीं होती। तो ये बात यहाँ एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बताई गई। अब यहाँ ना एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस कि क्लोरोफिल का, अब अगेन गौर कीजिएगा ज़रा कि इस तरह से क्लोरोफिल का ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया और यहाँ कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया, अब क्लोरोफिल ने यहाँ पे एब्जॉर्ब किया।
अच्छा, अब एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस विजिबल स्पेक्ट्रम में कहाँ कहाँ हो रही है। जब हम इस बात को देखते हैं तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस यहाँ इस तरह से अगर हम इसको रीड्रॉ करें तो ये हो गया क्लोरोफिल का एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वहाँ एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद फिर यहाँ एब्जॉर्ब हुई, ये ब्लू है और ये रेड है। अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ने सॉरी जो फोटोसिंथेसिस है, विजिबल लाइट जब दी गई ना उसे, तो कहाँ कहाँ फोटोसिंथेसिस हुई, इसको जज करने के लिए देखा गया कि यहाँ ब्लू एरिया में भी फोटोसिंथेसिस हुई। इसी तरह से ये जो बीच वाला एरिया है जिसमें ऑरेंज है, ग्रीन है, येलो है, यहाँ भी फोटोसिंथेसिस हुई। और इसी तरह रेड में भी फोटोसिंथेसिस फिर ज़्यादा हुई। यानी कि जहाँ जहाँ क्लोरोफिल मौजूद है, जहाँ जहाँ क्लोरोफिल की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, वहाँ वहाँ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा है। जहाँ जहाँ क्लोरोफिल की एब्जॉर्प्शन कम है, वहाँ वहाँ फोटोसिंथेसिस भी कम है। इसका मतलब ये है कि क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या गड़बड़ है, यहाँ क्लोरोफिल है भी नहीं, क्लोरोफिल की एब्जॉर्प्शन भी नहीं, फोटोसिंथेसिस फिर भी हो रही है। इसका मतलब है क्लोरोफिल के अलावा कोई और भी फोटोसिंथेसिस में टांग अड़ाता है। वो जो कोई और है उसे हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। तो ये सिमिलैरिटी आ गई। इसी तरह से डिफरेंस, वो जो मैंने अभी आपको बताया कि जनाब यहाँ एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ये पैरेलल नहीं हैं। माना कि जहाँ जहाँ क्लोरोफिल की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, वहाँ वहाँ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा है, लेकिन जहाँ क्लोरोफिल की एब्जॉर्प्शन नहीं है वहाँ भी फोटोसिंथेसिस हो रही है। इसका वो एरिया 500 to 600 नैनोमीटर, जिसमें ग्रीन एरिया है और जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द एसेसरी पिगमेंट्स। तो ये एक कंसर्न, लेकिन चूंकि ज़्यादा काम फोटो क्लोरोफिल का ही है, इसलिए क्लोरोफिल को ही हम मेजर पिगमेंट कहते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम वाज डिस्कवर्ड बाय T.W. एंगलमैन, जर्मन बायोलॉजिस्ट वर्किंग ऑन द स्पायरोजायरा। इसको हम काउंट कैसे करते हैं कि जनाब कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कितनी हुई या ऑक्सीजन पैदा कितनी हुई, इस क्वांटिटी को हम पर यूनिट टाइम मेजर कर लें तो हम फोटोसिंथेसिस की रफ्तार को नाप लिया करते हैं। देन Pigment is any compound which absorb a specific wavelength of light. Every wavelength has energy as well as color. अब पिगमेंट का बेसिकली एब्जॉर्ब करना उसने करनी तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, लेकिन हमें जो विजिबली दिखाई देते हैं ना वो रंग दिखाई देते हैं। जो लाइट पिगमेंट ने एब्जॉर्ब कर ली, अपने पास रख ली, वो डिसअपीयर हो जाएगी। जो रंग नज़र आएगा वो पिगमेंट का रंग जो नज़र आता है, जहाँ ग्रीन कलर नज़र आएगा, ग्रीन उसने अपने पास नहीं रखा बल्कि उड़ा दिया, वापस कर दिया, इसलिए ग्रीन नज़र आया। तो पिगमेंट जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा वो अपने पास रख लेगा, बाकी की लाइट्स को रिफ्लेक्ट करेगा और वही रंग हमें दिखाई देगा। अब दुनिया में बहुत सारे पिगमेंट्स, हर चीज़ हमारे आसपास जो कलर्ड है वो पिगमेंटेड है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होने वाले पिगमेंट्स जो है ना वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाया करते हैं। तो वो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो मेजरली क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड होते हैं। अच्छा जी, इससे आगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को एक और एंगल में यहाँ बयान किया गया, जो कि विजिबल लाइट स्पेशली 380 to 750 नैनोमीटर। इसमें एक मेजर है क्लोरोफिल ए। मेजर इसलिए है कि वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड दो जगहों से लाइट एब्जॉर्ब करता है, और करता भी अच्छी भली ज़्यादा सारी लाइट एब्जॉर्ब करता है। और इंडिगो ग्रीन और येलो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। आगे हम देखते हैं कि ग्रीन जो है वो चूँकि डार्कर है इसलिए बाकी दोनों रंगों को छुपा लेता है, इसलिए जहाँ क्लोरोफिल होगा वो हिस्सा हमें ग्रीन दिखाई देगा, मतलब ग्रीन उसने सिरे से एब्जॉर्ब ही नहीं किया। क्लोरोफिल बी इसी की तरह का है, लेकिन एसेसरी पिगमेंट है। अब ये जो एसेसरी पिगमेंट है ये भी वॉयलेट ब्लू इसको हेल्प करता है, एड करता है, और इसका कलर येलो ग्रीन है। देन कैरोटीनॉइड, टर्पिनॉइड होते हैं,
वॉयलेट ब्लू मेजरली एब्जॉर्ब करते हैं। कलर इनका ऑरेंज, रेड, येलो एंड ब्राउन फेडरल में भी लिखा गया। टर्पिनॉइड हैं तो आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। दो मेजर कैटेगरीज हैं, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू ग्रीन कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कलर के पैटर्न में वेरिएशन है, तो कलर इज़ ऑरेंज रेड एंड कलर इज़ येलो इन द ज़ैंथोफिल। ये एक एनालिसिस था। देन क्लोरोफिल मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, मेजर। अभी हम बात भी करके आए कि वॉयलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ए एंड बी, इसकी कई फॉर्म्स हैं। ए एंड बी प्रेजेंट इन प्लांट्स, एम्ब्रियोफाइट्स, बीजदार पौधे। सी, डी एंड ई ये मेजरली एलजी के अंदर पाए जाते हैं अलॉन्ग विद क्लोरोफिल ए एंड बी। जबकि ये पाए जाते हैं इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ग्रेनम की जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, जिसे हम ग्रेना लैमेली कहते हैं। जबकि बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं होता, एम्बेडेड नहीं होता, उसे हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा करते हैं। फिर पार्ट्स ऑफ क्लोरोफिल दो हिस्से हैं, एक हेड है और एक टेल है। हेड जो है ना फ्लैट है, स्क्वायर है, जबकि टेल लॉन्ग होती है। हेड सिंगल होता है, टेल दो होती हैं। जो स्ट्रक्चर है उसमें हेड में एक पॉरफायरन रिंग होता है जिसके सेंटर में मैग्नीशियम होगा। 4 इसके भी ग्रुप्स हैं। अच्छा, हर पॉरफायरन रिंग में मज़ीद आगे 4 पायरोल रिंग्स पाए जाते हैं। हर पायरोल रिंग के अंदर 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन होता है। यहाँ देखिएगा ये आगे कि ये सेंट्रल मैग्नीशियम है, ये वाला। इसके साथ यहाँ 1 2 3 4 इन पर मुश्तमिल ये एक पॉरफायरन रिंग है। पॉरफायरन, इस पॉरफायरन रिंग के साथ हेड बनाने के लिए 4 पायरोल रिंग हैं। 1 2 3 4 ये पायरोल रिंग है यहाँ पर। अब ये सारा मिलकर एक पॉरफायरन हेड बन गया। पॉरफायरन हेड जिसमें एक पॉरफायरन रिंग है जिसके साथ 4 पायरोल रिंग्स अटैच होते हैं। इसमें ये जो पायरोल सेकंड है, यहाँ पर इस जगह पर वेरिएशन आती है क्लोरोफिल ए और बी में, बाकी सारा एक जैसा है। ये टेल इसकी फाइटोल टेल, ये देखिएगा फाइटोल टेल जो है, एक लंबी टेल है, एक छोटी टेल है, 2 टेल होती हैं। तो इसमें कार्बन फाइटोल टेल जो है उसमें कार्बन 20 हाइड्रोजन 39। ये देखिए फाइटोल टेल, हाइड्रोजन कार्बन 20 हाइड्रोजन 39। टेल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन्स। और दूसरी है मिथाइल एस्टर टेल, जो छोटी टेल है मिथाइल एस्टर टेल है। अच्छा, जो हेड है एक्सपोज्ड एट द सरफेस ऑफ द थैलाकॉइड, जबकि टेल एम्बेडेड होती है। इसने चूँकि इसने लाइट एब्जॉर्ब करनी है इसलिए सरफेस पर होगी, और इसने एंकर करके रखना है। ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक होता है। अच्छा, इस चीज़ को हमने पहले भी देखा। देन आगे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस देखिएगा। एक तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में ऑक्सीजन 5 है और यहाँ हाइड्रोजन 72 हैं। इन दोनों जगहों पे हाइड्रोजन 70 हैं और ऑक्सीजन 6 हैं। 2 हाइड्रोजन कम, 1 ऑक्सीजन ज़्यादा। और उसकी वजह फंक्शनल ग्रुप है कि एक में मिथाइल है, एक में कार्बोनाइल है। यहाँ CH3 ग्रुप होता है मिथाइल ग्रुप, और यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप होता है, इसलिए एक ऑक्सीजन ज़्यादा है एट द सेकेंड पायरोल रिंग ऑफ पॉरफायरन रिंग, जो भी मैंने आपको दिखाया। देन इसका कलर ब्लू ग्रीन है, इसका कलर येलो ग्रीन है, मोस्ट अबंडेंट, और ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है आफ्टर क्लोरोफिल ए। यहाँ वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन के बारे में बात की गई, ब्लू एंड रेड, और यहाँ ब्लू एंड रेड जो है ना उसको थोड़ा थोड़ा करके एब्जॉर्ब करेगा। देन रोल टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस, डायरेक्टली कन्वर्जन का काम करेगा, जबकि क्लोरोफिल बी एसेसरी है, जो भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल ए को ही प्रोवाइड करेगा। अकरेंस फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया। क्लोरोफिल बी फाउंड इन स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, एलजी वगैरह के अंदर ज़रा कम पाया जाता है।
फॉर्म्स बहुत सारी हैं इसकी, 670, ये रेड लाइट की एब्जॉर्प्शन के लिहाज से है, नैनो वेवलेंथ के हिसाब से, जबकि क्लोरोफिल बी की कोई फर्दर फॉर्म नहीं होती। अच्छा जी, आगे प्लांट ग्रीन क्यों होते हैं, पहले भी आपको बताया कि इनमें क्लोरोफिल ए है जो कि वॉयलेट ब्लू और ऑरेंज रेड एब्जॉर्ब करता है, बाकी के भी वॉयलेट ब्लू ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो नहीं एब्जॉर्ब होता क्लोरोफिल से वो ग्रीन, इंडिगो एंड येलो, जब रिफ्लेक्ट होंगे तो यही बेसिकली आगे जो है ना ग्रीन कलर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ग्रीन गहरा है बाकियों की निस्बत। आगे कैरोटिनॉइड्स जो कि एसेसरी पिगमेंट्स हैं, तो कैरोटिनॉइड्स आर येलो एंड रेड टू ऑरेंज और ब्राउन, ये फेडरल में लिखा गया, एब्जॉर्ब स्ट्रांगली द ब्लू वॉयलेट या वॉयलेट ब्लू रेंज, द एब्जॉर्प्शन रेंज हैज़ डिफरेंट वेवलेंथ्स देन द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से हट के एब्जॉर्ब करते हैं, लीव्स में भी हैं बिफोर लीफ फॉल, तभी तो येलो कलर दिखाई देगा, प्रेजेंट इन सम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, टर्पिनॉइड इन नेचर होते हैं, ये हम पहले भी बात करके आए, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल जो है ना इसकी दो बुनियादी टाइप्स हैं, और लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र किया करते हैं टूवर्ड्स द क्लोरोफिल ए, क्योंकि मेजर पिगमेंट बेसिकली वही है। देन फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम बेसिकली cluster of the photosynthetic pigments at thylakoid used for efficient absorption and utilization of solar energy, conversion भी करनी है और इसको यूटिलाइज भी करना है। देन आगे के जो कंपोनेंट्स हैं इसके, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स है, एक रिएक्शन सेंटर है। जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली पेरिफेरल पार्ट है जिसने लाइट को एब्जॉर्ब करना है, यहाँ क्लोरोफिल ए के अलावा बाकी भी पिगमेंट्स सारे एसेसरी पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, जबकि जो रिएक्शन सेंटर है ये सेंट्रल पार्ट है, और इस सेंट्रल पार्ट का में इसमें मेजरली क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और ये जो क्लोरोफिल ए है ये बेसिकली लाइट एनर्जी को एंटीना कॉम्प्लेक्स से लेने के बाद आगे रिएक्शन को प्रोसीड भी करता है। लाइट जो ट्रांसफ़र होती है वो रेजोनेंस के ज़रिए आगे एंटीना कॉम्प्लेक्स से रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र हुआ करती है। देन ये डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन दिया गया, तो जो पेरिफेरल पार्ट है ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है, रेजोनेंस के ज़रिए लाइट आगे जाएगी और रिएक्शन सेंटर को प्रोवाइड की जाएगी। रिएक्शन सेंटर जो है ना इसके साथ एसेसरी प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की फॉर्म में मौजूद हुआ करते हैं। देन फ़ोटो सिस्टम दो किस्म के होते हैं, फ़ोटो सिस्टम 1 एंड फ़ोटो सिस्टम 2। डिस्कवरी की बुनियाद पे नाम दिया गया था 1 और 2 को, लेकिन 1 वाला पहले 2 वाला पहले इस्तेमाल होता है, 1 वाला बाद में इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब जो नॉन साइक्लिक है उसमें दोनों इस्तेमाल होंगे, जो साइक्लिक है उसमें सिर्फ फ़ोटो सिस्टम जो है साइक्लिक के अंदर सिर्फ फ़ोटो सिस्टम 1 इस्तेमाल होता है साइक्लिक में। अब यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, इन्वॉल्व इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, फ़ोटो सिस्टम 1 दोनों में इस्तेमाल होगा। फ़ोटो सिस्टम 2 जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में, यानी कि इसको अगर हम उल्टा करके पढ़ें तो जो फ़ोटो सिस्टम 2 है ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक में इस्तेमाल, सॉरी साइक्लिक में सिर्फ फ़ोटो सिस्टम 2 इस्तेमाल होता है। इस अंदाज में यूँ कह लें कि नॉन साइक्लिक में सिर्फ साइक्लिक में सिर्फ फ़ोटो सिस्टम 1 इस्तेमाल होता है साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक में दोनों इस्तेमाल होते हैं। जब हम फ़ोटो सिस्टम की बात करते हैं तो फ़ोटो सिस्टम जो है ना 1 साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों में, और फ़ोटो सिस्टम 2 सिर्फ नॉन साइक्लिक में। आगे यूज्ड लेटर एंड यूज्ड अर्लियर, आगे असल में ये जो है ना फ़ोटो सिस्टम 1 ये 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट और फ़ोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, फ़ोटो सिस्टम 1 पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होती, फ़ोटो सिस्टम 2 पे होती है, पहले वाले पे जो पहले इस्तेमाल होता है, इसी वजह से ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होती, दूसरे में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। फ़ोटो सिस्टम 2 जो है ना यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लंबी है, 3 मेंबर हैं, और यहाँ पर छोटी है, एक ही मेंबर यहाँ पर पाया जाता है। देन लाइट रिएक्शन अकर्स डे लाइट ओनली, इसलिए लाइट रिएक्शन कहते हैं। एटीपी फॉर्म होती है इसलिए फॉस्फोराइलेशन कहते हैं,
और मेटाबॉलिक पाथवे जी लाइक होता है, इसलिए हम इसे जी स्कीम भी कहते हैं। यहाँ ये फोटो सिस्टम 2 पहले इस्तेमाल हुआ, फोटो सिस्टम 1 बाद में इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर लाइट फॉल की, ये लाइट जाएगी आगे रिएक्शन सेंटर के पास, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट पे जाएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये बेसिकली एनर्जी रिलेशनशिप दिखाया गया है यहाँ, और फिर इसे स्टेप बाय स्टेप नीचे लाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डाउन द एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगी टुवर्ड्स द फोटो सिस्टम 1, जहाँ पर लाइट फॉल करने से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ था, और इस होल को इस इलेक्ट्रॉन ने फिल किया, और यहाँ प्राइमरी एक्सेप्टर ने फेरिडॉक्सन के ज़रिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया NADP रिडक्टेज को, और यहाँ NADPH2 या NADPH बन गया। ये जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ है ओवरऑल, यहाँ पर इसको फिल करने के लिए यहाँ पानी को तोड़ा जाएगा, तो इसे हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। और यहाँ जो ATP बना, इसे हम ATP का बनना या फॉस्फेट का जुड़ना, इसे हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो ये जो फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हुआ, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाएगा, जिसको हम मज़ीद आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो यही वो स्टेप्स हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के, कि फोटो एक्साइटेशन ऑफ PS2, देन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता हुआ फोटो सिस्टम 1 पे जाएगा, और फिर वहाँ से आगे फॉर्मेशन ऑफ ATP जो है वो हो जाएगी। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन के जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, उसमें 2 चीज़ें या 3 चीज़ें बनी। ऑक्सीजन लिबरेट हो गई, 2 चीज़ें अगले काम के लिए इस्तेमाल होंगी। उसमें से एक जो है वो जो है NADPH2 है, और दूसरा ATP है। NADPH2 ये बेसिकली रिड्यूसिंग पावर रखता है, जबकि ATP जो है ना, ये एसिमिलेटिंग पावर रखता है, जो कि इस हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा। इसके पास जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ऐड करवाने के लिए जो एसिमिलेटरी पावर चाहिए, वो बेसिकली यहाँ से आएगी। देन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक का ये एक डिफरेंस यहाँ पे बयान किया गया। तो फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय मूवमेंट ऑफ फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इन द नॉन साइक्लिक वे, जैसे हम अभी देख के आए। और अगर ये साइक्लिक वे में हो जाए, और ये कब होगा, जब सिस्टम इज़ रनिंग एट लो ATP, यहाँ की पैदा करता ATP, वैसे ATP लेनी थी माइटोकॉन्ड्रिया से, लेकिन ये वाली ATP इस्तेमाल करवा ली गई, यूज़ करवा ली गई। सेल को एनर्जी की कमी ही इतनी थी, ज़रूरत ही इतनी थी कि उसने इस्तेमाल करवा ली। तो ATP एंड NADPH बोथ आर फॉर्म्ड, जबकि साइक्लिक में सिर्फ एक बनता है। ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड, यहाँ रिलीज़ नहीं होती। फोटोलाइसिस ज़ाहिरी बात है होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ एक होगा। नॉर्मली अकरिंग प्रोसेस है, जबकि ये सिर्फ तब होगा जब सिस्टम लो ATP पे चल रहा होता है। ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, यहाँ देखिएगा कि फोटो सिस्टम 1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से यहाँ फेरिडॉक्सन जो है, फेरिडॉक्सन ने जहाँ NADP रिडक्टेज को देना था, वहीं पर उसने ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को प्रोवाइड कर दिया। ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, जिसमें सिर्फ ATP बनेगा, बाकी कोई भी चीज़ यहाँ पे सिंथेसाइज नहीं होगी। That is all about today's lecture.